हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दीपक। मैं हूं न्यू मेथड की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जाम फॉर्मेट। ये वाली वीडियो पार्ट 1 है। इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर काफी सारे चैप्टर हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना है। इसी के साथ साथ हम डेली कम से कम 2 या 3 चैप्टरों के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके मैप्स को भी करना है, जिसकी वजह से इसकी कई सारे पार्ट्स तो बनने, जाहिर सी बात है, सिंपल बात है। ठीक है, तो आज हम पहली बार बात करेंगे यहाँ पर कि जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है फर्स्ट बुक का, उसमें किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम का सबसे पहले फॉर्मेट क्या है। एग्जाम का फॉर्मेट आज हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको एग्जाम किस तरीके से लिखना है ताकि आपका एग्जाम एक तो टाइम से पूरा हो जाए और ऊपर से आपके कोई क्वेश्चन भी ना छूटे और आपके नंबर भी कम से कम कटे और आपको एग्जाम में और भी अच्छे मार्क्स मिल सके। इसी वजह से आज हम आपको पूरा एक फॉर्मेट बताएंगे। जिस फॉर्मेट से हम आपको बता रहे हैं उससे आपके एग्जाम में नंबर आने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम फॉर्मेट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, टोटल आपके 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कितने? 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कौन से? सबसे पहले नंबर पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो 1 से लेकर 12 तक के जो भी पर्सन होंगे वो आपको एक नंबर के मिलेंगे। टोटल आपके वो 12 नंबर के होंगे। ठीक है, और वो विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक सही जो आंसर होगा उस पर टिक कर देना है। 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन होंगे वो, और सभी एक नंबर के ही होंगे। टोटल आपको इसमें 12 नंबर मिल सकते हैं। दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 13 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन। 13 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन। ये टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो होंगे आपके 6 क्वेश्चन। टोटल आपके 12 क्वेश्चन और ये आपके टोटल कितने हैं? 6 क्वेश्चन होंगे और ये 5 क्वेश्चन है। तो ये आपके टोटल 13 से लेकर 18 तक के जो भी क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके टोटल 6 क्वेश्चन होंगे 13 से 18 तक के में, और वो सभी आपके 2-2 नंबर के होंगे। 13 से 18 के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 2-2 नंबर के, और टोटल इसमें आपको 12 नंबर मिल सकते हैं क्योंकि ये टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। और इनका जो आंसर है वो आपको 50 वर्ड्स के अंदर अंदर देना है। 50 से ऊपर नहीं होने चाहिए। 50 शब्दों में आपका उत्तर हो जाना चाहिए। अब वो 50 शब्द आप गिन के नहीं लिखोगे, आपको अंदाजा लगाना होगा। कैसे लगाओगे वो अभी आपको समझा दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 19 से लेके 23 तक का, 19 से लेके 23 तक के जो भी आपके क्वेश्चन है वो होंगे आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। 19 से लेके 23 तक के आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, और वो सभी 4-4 नंबर में आएंगे। कितने में आएंगे? 4-4 नंबर में आएंगे। और ये आपके टोटल 20 नंबर आपको इससे मिल सकते हैं। टोटल आपको इसमें 20 नंबर मिल सकते हैं, और जो आपका 100 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। 100 शब्दों के अंदर आपको ये पेपर पूरा करने होंगे। ये सभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 100 वर्ड्स के अंदर अंदर देना होगा उसका आंसर। अब बात करते हैं चौथे नंबर के टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 24 से लेके 23 तक के। टोटल आपके जो 3 क्वेश्चन होंगे 24 से लेके 26 तक के। टोटल आपके जो 3 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर में आएगा। टोटल आपको इससे 12 नंबर मिल सकते हैं। ये गद्यांश होगा या कार्टून होगा या मानचित्र होगा। गद्यांश होगा, कार्टून होगा या मानचित्र। गद्यांश का मतलब क्या होता है? आपके किसी एक चैप्टर में से कोई पैराग्राफ ले लिया, उससे कोई 4 क्वेश्चन पूछ लिए, एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मानचित्र में या फिर गद्यांश में या कार्टून में, आपको उसमें एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 नंबर मिलेंगे टोटल। ठीक है, वो आपका जो 24 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन होंगे वो 4 नंबर के होंगे, और गद्यांश, कार्टून या मानचित्र में से हो सकते हैं। अब हो सकता है कि एक गद्यांश दिया जाए, एक कार्टून दिया जाए। कार्टून मतलब क्या है? जो आपके बुक्स के अंदर जो चित्र दे रखे हैं छोटे छोटे, या कोई बड़ा चित्र हो गया, तो उस टाइम पे जो चित्र दिए गए हैं
वही आपके कार्टून कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस जगह पे अभी एक चित्र देख रहे हो, ठीक है, इस टाइप के चित्र हो सकते हैं आपके में भी आए, ठीक है। ये एक दो चित्र जो मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखाए हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप से चित्र आ सकते हैं, ठीक है। और ये होंगे कार्टून के चित्र। अब बात करते हैं मानचित्र के क्वेश्चन कौन से हो गए। मानचित्र के क्वेश्चन ज्यादातर जो आपके आते हैं वो आते हैं इंडिया के मानचित्र, भारत के मानचित्र ज्यादातर। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये वाला मानचित्र देख सकते हो, इसको मानचित्र कहते हैं क्योंकि इसमें इंडिया का नक्शा छपा हुआ है, ठीक है। इसमें देसी रियासतों और ब्रिटिश शासन जो दिखाया गया है वो बताया गया है कि ब्रिटिश शासन किस किस इलाकों में था, किन किन जगहों पे ब्रिटिश शासन था, और किन इलाकों में जो रजवाड़े थे, रजवाड़े मतलब जहां पे राजा महाराजा राज करते थे उस टाइम पे, वो कहाँ थे भारत की आजादी के टाइम पर, ठीक है, वो मानचित्र में आते हैं ये चीज। अब हो सकता है कि आपको टोटल तीनों के तीनों ही गद्यांश दे दिए जाए, भाई पैराग्राफ में से ढूंढने वाला। हो सकता है आपको 3 कार्टून दे दिए जाए, या हो सकता है आपको 3 मानचित्र दे दिए जाए, या हो सकता है आपको तीनों में से ही एक एक मिल जाए, या हो सकता है तीनों में से कोई 2 और 1 मिल जाए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 टाइप का जो क्वेश्चन आएंगे आपके 5वें टाइप के क्वेश्चन, वो आएंगे 27 से लेके 30 तक के, 27 से लेके 30 तक के वो आपके क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके ऐसे 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 6 नंबर की होगी। एक क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर में आएगा वो, और टोटल आपको इससे 24 मार्क्स मिल सकते हैं। और इन क्वेश्चनों का जो आंसर होगा वो आपको 170 शब्दों में देना होगा, 170 शब्दों में देना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कितने शब्दों में देना है, 170 शब्दों में। कौन से वाले क्वेश्चन का, 127 से लेके 130 तक के जो क्वेश्चन आएंगे उनका आपको आंसर कितने शब्दों में देना है, 170 शब्दों में देना है। हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 6 नंबर है। टोटल आपको 24 मार्क्स इससे मिल सकते हैं। अब अगर मैं बताऊं आपको टोटल ये कितने नंबर का पड़ेगा, तो ये टोटल आपका 80 मार्क्स का आएगा, 80 अंक का पेपर होगा। अब लिखने का तरीका भी होता है पेपर को, कि आपको किस तरीके से लिखना चाहिए ये पेपर, जिससे आपको अच्छे से आपको नंबर मिल सके। आज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके एक तो 19 से 23 तक के ज्यादा क्वेश्चन होंगे, और 27 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो वाले क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इन ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा नंबर बढ़ाने में काम आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टाइप जो होंगे 44 नंबर कवर करते हैं, और ये एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। और आज आपका चैप्टर 2 मतलब 2 ध्रुवता का अंत, और एक और जो इससे आगे वाला चैप्टर है अमेरिकी वर्चस्व, उसमें से कुछ टॉपिक्स आपके उसमें से भी आ रहे हैं। तो इन दोनों को ही लेके जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर बताऊंगा, और इनको किस तरीके से सोल्व करना होगा क्वेश्चन, वो तरीका मैं आज आपको समझाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा अभी तक। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर किस तरीके से सोल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 2 ध्रुवता का अंत। इस वाले चैप्टर के अंदर 4 नंबर के 3 क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जा सकते हैं, और 6 नंबर के भी 3 ही क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको समझना होगा किस तरीके से है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और समझ के लिखना। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन भी लिखूंगा, ये ऊपर में मिटा दूंगा मैं अब, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि ताकि जगह ज्यादा हो जाए, और साथ ही साथ मैं रेड रंग में क्वेश्चन लिखूंगा और ब्लैक रंग में मैं आपको आंसर दूंगा। बट जो मैं पॉइंट लिखूंगा उसको आपको अच्छे से देखना है, और साथ ही साथ जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है वो भी आपको अपनाना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था। कौन सी? साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा, और ये आएगा 4 नंबर में। पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि
साम्यवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर। साम्यवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर, या पूछ सकते हैं सोवियत अर्थव्यवस्था या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्या बोला मैंने? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यूं भी पूछ सकते हैं, सोवियत अर्थव्यवस्था या अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस तरीके से भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन, ये साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था या तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से भी, तो ये 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके रखना। तो किस तरीके से लिखना है? पहले मैंने डेफिनेशन के तौर पे इसको वापस से सेम टू सेम लिख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया है साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था क्या लिखा मैंने फिर यहाँ पे साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लाइन कर दी है। ये लाइन थोड़ा अलग दिखा रही है, इंपॉर्टेंट चीज दिखा रही है। हो सके तो आप क्या करना, ये आप ब्लू में लिखना, ये वाली लाइन आप ब्लैक में लिखना। किस में लिखना? ब्लैक में। ये वाली लाइन भी आप ब्लैक में लिखना और ब्लैक से ही अंडरलाइन कर देना। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि सोवियत अर्थव्यवस्था थी, साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था, वो किस तरीके से वर्क करती थी। तो सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं कि पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में, ठीक है, अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में। आप देखो पूरी लाइन मत लिखना, बस एक शॉर्ट टॉपिक लिखना, ताकि टीचर क्या करे, उस टॉपिक को पढ़ सके। क्योंकि एग्जाम जब चेक होता है 12th क्लास का, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी की पूरी लाइन पढ़ के देखे क्या क्या लिखा है बच्चे ने। वो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, इस चीज को पढ़ते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बोला था ना, ब्लैक रंग से इसको लिखना, ब्लैक पेन से, और इसको भी ब्लैक पेन से लिखना। क्यों बोला था? क्योंकि टीचर ना सिर्फ इन्हीं को पढ़ते हैं, इनके अंदर जो लिखा हुआ है उनको नहीं पढ़ते। ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो टीचर यहीं से आपको नंबर दे देता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये लिखा है अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में। किसकी अर्थव्यवस्था? मैंने ऊपर दिखा रखा है ना पहले से ही कि साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा नहीं लिखना पड़ेगा फिर मुझे। अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में, खाली इतना लिखोगे काम चल जाएगा। अब देखो इसके अंदर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आप सिंपली क्या लिखोगे, जो सोवियत संघ था उसमें क्या था, जो सरकार थी उधर की सोवियत सरकार, उनकी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी थी, मतलब वो क्या करते थे, पूरे अर्थव्यवस्था के ऊपर कंट्रोल करके रखते थे। उधर होने वाला जो भी व्यापार है वो सरकार ही करती थी, कोई और दूसरा इंसान नहीं कर सकता था। खाली वहां पे व्यापार करने का जो अधिकार था वो सरकार के पास था, और किसी भी इंसान के पास नहीं था। इसी को कहते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे सरकार के नियंत्रण में क्यों थी, क्योंकि सरकार ही सभी तरह के जो कार्य होते थे, बिजनेस होते थे, उनपे पूर्ण नियंत्रण किसका होता था? सरकार का होता था। इसी वजह से जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था पे भी जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा? सरकार का होगा। यही चीज आपको क्वेश्चन के अंदर भी लिखना है। आई होप आप समझे होंगे। दोबारा से रिपीट करता हूं, साम्यवादी सरकार यानी कि सोवियत संघ की जो सरकार थी वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे काबू करके रखती थी, नियंत्रण करके रखती थी, क्योंकि सोवियत संघ में होने वाले हर एक व्यापार को सोवियत संघ की सरकार ही करती थी, जिसके कारण क्या था, सोवियत संघ की सरकार सोवियत अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखती थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर होगा 2। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, निजी संपत्ति का अधिकार ना होना। जो सोवियत संघ के नागरिक थे उनको बहुत बड़ी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, बहुत बड़ी संपत्ति नहीं रख सकते थे। मतलब जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, वैसी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे अंबानी है, अब ठीक है, टाटा ग्रुप हो गया, इनको क्या संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन सोवियत संघ में इतनी बड़ी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस सेकंड चैप्टर में, 2 दुर्वर्ता के अंत में,
जो सोवियत संघ था वहां पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था काम करती थी, और समाजवाद का एक मुख्य तत्व ये था कि वहां के लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता था। वहां पे जो भी काम होता था, जो भी बिजनेस होता था, सबके सब कौन करते थे? सरकार करती थी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास इतनी बड़ी संपत्ति होती थी तो उसको गैर कानूनी माना जाता था कि इसने गैर कानूनी तरीके से काम करके वो संपत्ति इकट्ठी करी है, और उसको क्या करती थी? सरकार अपने पास रख लेती थी। फिर इसीलिए आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होना। वहां के नागरिकों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। वहां पे नॉर्मल लोग रहते थे, मतलब नॉर्मल क्लास के लोग, जिनके पास ना ही ज्यादा पैसा होता था और ना ही कम होता था, मतलब मिडिल क्लास फैमिली एक तरीके से वहां पे बिलोंग करती थी काफी बड़ी मात्रा में। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो तो। और अगर हाँ आपको रिटर्न में अगर इसके नोट्स चाहिए, किस चीज में? रिटर्न में अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं उसकी एक रिटर्न जो वो है कॉपी, वो भी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में उसको भी पिंक कर दूंगा, उसके भी एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी। और हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए स्किप मत करना। बड़ी वीडियो देखने में थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन ये वीडियो आपकी भलाई के लिए ही बनाई जाती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? न्यूनतम जीवन स्तर। कौन सा? न्यूनतम जीवन स्तर। सोवियत संघ जो थी, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है, वो क्या करती थी? अपने नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर देती थी। क्या देती थी? न्यूनतम जीवन स्तर। आप इस वाले पॉइंट को यूं भी बोल सकते हो, जनता का न्यूनतम स्तर, या फिर नागरिकों का न्यूनतम स्तर, या आप खाली इसको यूं भी लिख सकते हो, न्यूनतम जीवन स्तर। जो सोवियत संघ थी वो अपनी जनता को क्या देती थी? एक न्यूनतम जीवन स्तर देती थी, ताकि वहां की जो जनता है वो अपना गुजर बसर कर सके। मतलब जो मिडिल क्लास लोग है वो तो ठीक है, लेकिन अब वो लोग जो काम नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत ज्यादा बूढ़े लोग हैं, या फिर वो अपने घर में एक लौते हैं, लेकिन वो ऐसी हालत में है कि वो अपना काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे लोगों को जो सोवियत सरकार थी वो खुद राशन पानी और बाकी जरूरती की जो चीजें थी उनको वो देती थी। जैसे मान लो मैं हूं और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे और मैं सोवियत संघ में था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि मुझे अगर कोई काम नहीं कर सकता, मैं, मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब है, तो मुझे क्या होगा? वो राशन भी देंगे, दवाइयां भी देंगे, और जरूरत का जो भी सामान हो करेगा वो भी दिया जाता था। इसी चीज में आता है न्यूनतम जीवन स्तर। मतलब जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए मुझे जिस जिस चीज की जरूरत थी वो सभी के सभी मेरे को कौन देती थी? कौन देगी? फिर सोवियत संघ की सरकार देती थी, क्योंकि जिस सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। आई होप आप समझे होंगे। दोबारा से बता देता हूं मैं एक बार। सोवियत संघ की सरकार क्या देती थी? न्यूनतम जीवन स्तर देती थी अपनी जनता को। वह जनता जो काम नहीं कर सकती किसी कारणवश, उनको क्या देती थी सरकार? बुनियादी जरूरतों की जो भी सामान होती थी, जैसे कि खाना, पानी, कपड़े, रहने के लिए जगह, ये सभी चीजें जो देती थी वो थी सोवियत संघ की सरकार। वहां पे एक लॉ था न्यूनतम जीवन स्तर का, ताकि वहां के सभी नागरिक अपना गुजर बसर कर सके। आई होप आप समझे होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलेगा? इस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। एक ही वर्ड मैंने दो बार रिपीट कर दिया, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विशाल ऊर्जा संसाधन। विशाल ऊर्जा संसाधन किसके पास थे? समाजवादी सोवियत अर्थव्यवस्था के पास थे। ठीक है, तो समाजवादी सोवियत अर्थव्यवस्था के पास क्या थे? विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिससे क्या करते थे? वो अपने यहाँ पर जो काम होता था, बिजनेस होता था, उसको बढ़ावा देने का काम करते थे विशाल ऊर्जा संसाधन के द्वारा। ठीक है, विशाल ऊर्जा संसाधन में आता तेल, खनिज, पेट्रोलियम, गैसेस, ये सभी चीजें विशाल ऊर्जा संसाधन के अंदर आती थी, जो कि साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करती थी। आई होप आप समझे होंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बात करते हैं आप पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 5 बोलता है अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। सोवियत संघ की जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, कौन सी? सोवियत संघ की जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, उसके अंदर इस चीज के ऊपर भी काम किया जाता था, अधिकतम सामाजिक कल्याण करना।
यानी कि जो सरकार थी, सोवियत सरकार, वहां की जो अर्थव्यवस्था थी, वो अपने नागरिकों का कल्याण करना चाहती थी। क्या करना चाह रही थी? कल्याण का मतलब क्या होता है? कल्याण का मतलब होता है भला करना चाहती थी, यानी ज्यादा से ज्यादा अपनी जनता का भला करना ही वहां का मेन मोटिव था, मेन मकसद था, मेन एम था वहां का। तो अधिकतम कल्याण करना सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर ही आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्या सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो वहां के नागरिकों का अधिकतम सामाजिक कल्याण करना चाहती थी, और ये चीज साम्यवाद के अंदर आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। समझ गए होंगे तो कमेंट्स में एक थैंक यू या फिर गुड जरूर बोल देना यार, क्या दिक्कत है। तो अधिकतम सामाजिक कल्याण करना हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन जो मैं आपको छठा पॉइंट अब लिखवाऊंगा, उन सभी पॉइंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं और आप कौन सा ज्यादा यूज कर सकते हो, इस चीज के ऊपर भी बता दूंगा मैं अभी। तो चलते हैं सीधा पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे की तरफ है ये, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव कैसे हो गया वो समझते हैं। तो सोवियत संघ के अंदर, सोवियत संघ के अंदर जहां पर एक तरफ तो समाज कल्याण का काम करते थे, न्यूनतम जीवन स्तर देते थे, और वहीं पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव भी था। मतलब कोई भी इंसान अपने पसंद से, अपने पसंद से, अपनी मर्जी से कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं कर पाता था। उसको हर एक ज्यादातर काम करने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो शादी करनी है तो सरकार की परमिशन लेनी है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन करना है तो सरकार की परमिशन लेनी है, ठीक है। हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना है, क्या बोलते हैं उसे, भूल गया मैं। हॉस्पिटल में मान लो आपको भर्ती करवाना है तो उसके लिए भी सरकार की परमिशन चाहिए। तो बहुत सारे कामों के लिए सरकार की परमिशन चाहिए थी, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी। अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। ज्यादातर कुछ ही काम थे जो अपने मन से कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर जो सरकार के कहने पे ही काम करना पड़ता था, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव किस तरीके से होता है, यानी अपनी मर्जी से पूर्णतः काम ना कर पाना, यानी कि अपनी मर्जी से पूरी तरीके से काम ना कर पाना ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव कहलाता है। तो ये पॉइंट 6 लिखवा दिए गए हैं मैंने, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पे अगर आप इस वाले पॉइंट को लिखते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। नंबर 2 आप इस वाले को लिखो तो काफी ज्यादा बेटर है। नंबर 3 पे आप इस वाले पॉइंट को लिखो तो बहुत अच्छा लगेगा पॉइंट दिखने में। नंबर 4 पे आप इसको लिख सकते हो, और नंबर 5 पे आप इसको, और नंबर 6 पे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। मैंने अब आपको ये इस तरीके से क्यों लिखा है, नंबर 3, नंबर 4 आपको मैंने ऊपर क्यों नहीं लिखा है, ये मैंने इसलिए नहीं लिखवाए क्योंकि आप में से कई लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप करते हैं, उसके बाद क्या होता है इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज पता हो, ठीक है। स्किप कर दोगे तो कुछ फायदा नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगी और वैसे लोकल चीज लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, अगर आप पहले नंबर पे इसको लिखोगे, सेकंड पे इसको, थर्ड, फोर्थ पे इसको, फिफ्थ ये, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को नहीं लिखते तो भी चलेगा। बट क्या होगा, अगर आपको मान लो जो चौथे नंबर का पॉइंट याद नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, आपको ये वाला पॉइंट याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से कोई से भी एक पॉइंट लिख सकते हो। उस टाइम पे आपको 4 की जगह 3.5 नंबर मिलेंगे। 4 की जगह 3.5 नंबर आपको मिल जाएंगे बहुत ही आराम से। और अगर टीचर अच्छा हुआ तो आपको 4 में से 4 पूरे नंबर देगा, लेकिन कुछ टीचर होते हैं 3.5 नंबर ही देंगे, ठीक है। आप इन दोनों को ना लिख के 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिख सकते हो। अगर भूल जाते हो गलती से तो इन दोनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हो। एक बार दोबारा से याद करवा देता हूं। अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में होना, यहाँ पे क्या होता है, सरकार के पास ही पूरी तरीके से शक्तियां होती है पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की, क्योंकि वहां पे सोवियत संघ के अंदर, समाजवाद के अंदर पूरा जो बिजनेस होता है, पूरा जो व्यापार होता है वो सरकार के काबू में होता है, ठीक है। दूसरा नंबर का पॉइंट, निजी संपत्ति का अधिकार ना होना।
सोवियत संघ के अंदर किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ पे टाटा और अंबानी रखते हैं, लेकिन सोवियत संघ में इतनी बड़ी संपत्ति वहां पर कोई नहीं रख सकता था। बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। सोवियत संघ क्या करती थी, अपने समाज का कल्याण करने के लिए काफी ज्यादा कार्य करती थी, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं सोवियत संघ अपनी जनता का काफी अच्छे से ख्याल रखना चाहती थी, बट काबू में रखकर उनको। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। सोवियत संघ अपनी जनता की भलाई तो करना चाहती थी, लेकिन उनको पूरी तरीके से काबू रखकर, जिससे क्या होता था, उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिल पाती थी, यानी कि ज्यादातर काम को करने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। सरकार अगर परमिशन देती थी तो वो काम होता था, और अगर सरकार परमिशन नहीं देती थी तो वो काम नहीं होता था। अब बात करते हैं अगर न्यूनतम जीवन स्तर की। सरकार क्या करती थी, सोवियत संघ की सरकार, समाजवाद क्या करता है, न्यूनतम जीवन स्तर देता है अपने जनता को। न्यूनतम जीवन स्तर के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो न्यूनतम जीवन स्तर है उसमें सरकार अपने सभी नागरिकों को, यानी कि जो भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता उनको क्या कर देती थी, बुनियादी जरूरतों का सामान देती थी, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और आवास। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बुनियादी जरूरतें, इन्हीं तीनों को देती थी, और दवाइयों को भी दे देती थी अगर दवाइयों की जरूरत पड़ती थी तो। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कुछ चीज नहीं समझ आ रही तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती है। उसके बाद विशाल ऊर्जा संसाधन। सोवियत संघ क्या करता था, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो विशाल ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करती थी, ताकि उनका जो यहाँ का व्यापार है, उनका व्यापार काफी ज्यादा तेज हो सके, और उस व्यापार से उनको लाभ प्राप्त हुए, उस लाभ से वो अपना कार्य कर सके, और समाज कल्याण, न्यूनतम जीवन स्तर और व्यक्तिगत स्तर पर जो जनता है उनको मजबूत बनाने के लिए भी उन पैसों का, उन संसाधनों का प्रयोग किया जाता था। एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो वीडियो को रोककर। आई होप अभी तक आपने लिख लिया होगा। और जिस सीरियल से मैंने जो आपको पॉइंट बताया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इन्हीं सीरियल से आपको लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 4 ही पॉइंट बताना, कभी आप सारे के सारे लिख दो, सिर्फ 4 पॉइंट के ऊपर ही बात करनी है। ये आप ब्लैक पेन से लिखोगे, सब के सब ब्लैक पेन से होने चाहिए। इनके आगे की जो अभी हेडिंग मैंने सबकी बताई है वो क्या करोगे, आप ब्लू पेन से लिखना। उनको आप अपने शब्दों में भी बता सकते हो, बस मैंने समझाया है, आप अपने लैंग्वेज का यूज करके उसको लिख सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो अमेरिकी वो अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था, वो किस तरीके की थी, और इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ऊपर। सबसे पहले मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अर्थव्यवस्था में वाह लगाना भूल गया था इन वाली जगहों पर। वाह आप अपना करेक्शन कर लेना, ठीक कर लेना, क्योंकि ये जल्दबाजी में लिखा गया था तो थोड़ा सा गलती हो गया था। उस चीज को अगर हम छोड़ते हैं तो अब बात करते हैं पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर क्या अंतर आता है वो चीज बता देते हैं हम आपको। अर्थव्यवस्था सरकार और पूंजीगत बाजारों के नियंत्रण में। अर्थव्यवस्था कौन सी थी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था सरकार और पूंजीगत बाजारों के नियंत्रण में। जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर जो अर्थव्यवस्था काम करती है वो किसके अंडर काम करती है, वह अमेरिकी सरकार और वहां के जो बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनकी जो पूरी इकोनॉमी है वो ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को वहां की सरकार और पूंजीगत जो बाजार हैं वो लोग कंट्रोल करते हैं। पूंजीगत बाजार में आते हैं वो लोग जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, वही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से नियंत्रण रखते हैं उस पे। तो हम कह सकते हैं जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो काफी ज्यादा आगे निकल जाएगी, ये निकली हुई है अभी के टाइम पे, क्योंकि वहां पे किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पैसों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। आई होप ये वाला पॉइंट आप समझ होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट्स का आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। चाहे तो आपके लिए एक अलग से स्पेशल शॉट बना के आपको अपलोड कर दिया जाएगा।
आपके पास उसका लिंक सेंड कर दिया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट के ऊपर। सेकंड नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, अब बात करते हैं निजी संपत्ति का अधिकार होना। निजी संपत्ति का अधिकार होना, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निजी संपत्ति का अधिकार प्राप्त होना। जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको क्या है, निजी संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। तो हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे वहां के लोग अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ वो अपनी संपत्ति को काफी ज्यादा विस्तार दे सकते हैं और दूसरी जगहों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे वहां की जो संपत्ति होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा इजी है, निजी संपत्ति का अधिकार प्राप्त होना। पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। आप यहाँ पे ब्लू लाइन में लिख सकते हो ये चीज, निजी संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। ये मेरी उंगली की वजह से थोड़ा अधिकार हट गया, अधिकार दिख रहा है ना, दिख तो रहा है मेरे को। ठीक है, तो निजी संपत्ति का अधिकार प्राप्त है वहां के लोगों को। कहां के लोगों को, अमेरिका के नागरिकों को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। पॉइंट नंबर 3, पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप किया जाता है। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप मतलब जो वहां की जनता है अगर कोई कार्य करती है या अपना कोई बिजनेस करती है तो वहां की गवर्नमेंट, वहां की जो सरकार है वो उनके कामों में दखल अंदाजी नहीं करती। मान लो मैं एक अमेरिकी नागरिक हूं और मैं अपना कोई बिजनेस कर रहा हूं, तो अमेरिका की सरकार मेरे कार्य में, मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, मेरे को मेरा काम करने देगी और ना ही मेरे को मेरे किसी भी काम में परेशान करेगी जब तक मैं उनको टैक्स पे कर रहा हूँ। तो ये भी फायदा था वहां के नागरिकों का कि सरकार उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन अगर हम बात करें सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ के अंदर न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होता था, न्यूनतम नहीं अधिकतम सरकारी हस्तक्षेप होता था, सॉरी अधिकतम सरकारी हस्तक्षेप होता था। कहाँ पे, सोवियत संघ में। सोवियत संघ में कोई भी व्यक्ति अपना कोई बिजनेस कर रहा है तो वहां पे बहुत ज्यादा दखलंदाजी होती थी सरकार की। सरकार उन सभी कार्यों को करने से रोकती थी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 जो कि लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में व्यापार करने की स्वतंत्रता होती थी वहां के नागरिकों को कि वो कुछ भी व्यापार कर सकते थे, बस उनको अपने समय के अनुसार कर देना होता था, मतलब टैक्स देना होता था। मतलब वो कोई भी व्यापार कर सकते थे, जैसे सोवियत संघ में नहीं होता था। सोवियत संघ में वही व्यापार किया जा सकता था जो कि सरकार ने उनको करने के लिए कहा है, बट अमेरिका में आप अपने मन के अकॉर्डिंग व्यापार कर सकते थे। कट गया क्या, नहीं तो सोवियत नहीं, सॉरी, अमेरिका के अंदर आप अपने मन से कोई भी व्यापार कर सकते हो, उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि बम बनाने का, चरस का, अंजा कोकीन बनाने का व्यापार, ऐसा व्यापार जो सरकार को और अर्थव्यवस्था को, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और भी आगे बढ़ाए, वो सभी व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी अमेरिकियों को। बट अगर हम बात करें सोवियत संघ के अंदर, तो सोवियत संघ के अंदर ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। तो हम कह सकते हैं पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी वहां के नागरिकों को। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि नेक्स्ट पॉइंट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अब हमारा, देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर नहीं करा तो शेयर भी कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ध्यान से देखना। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सोवियत संघ और भारत के संबंधों को लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, भारत और सोवियत संघ के संबंधों को लिखना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। सोवियत संघ और भारत के जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे हैं पुराने टाइम पे भी, और अभी के टाइम पे रूस के साथ भी भारत के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 संबंध दिखा रखे हैं। तो नंबर 1 जो है वो है आर्थिक संबंध।
जो सोवियत संघ है उसने भारत की समय समय पे आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मदद करी है। कैसे कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले बकोरो, एक तो जो बकोरो नाम से जो शब्द है वो है ना जगह, बोकारो, बकारो नाम से जो जगह है, तो वो बकारो और विशाखापट्टनम के जो इस्पात कारखाने हैं, इस्पात कारखाने मतलब जहाँ पे मशीनों के द्वारा जो मेटल्स होते हैं उन जगह उनको साफ करा जाता है, जहां पर मेटल्स मतलब लोहा चांदी सोना जो भी होता है वो सभी। एक तो बोकारो और विशाखापट्टनम, इन दोनों ही इस्पात कारखानों में हैवी मशीनरी दी गई। ठीक है, सोवियत संघ ने वहां के जो वर्कर्स हैं उनके लिए हैवी मशीनरी दी थी और हैवी इलेक्ट्रिकल्स मशीनों के द्वारा वहां पे जो आर्थिक काम था, मतलब वहां पे जो कारखानों में सफाई होती थी, वहां के लोगों की काफी ज्यादा हेल्प हुई थी इससे, और जान का खतरा भी कम हो गया था, क्योंकि पहले सफाई करते वक्त काफी ज्यादा नुकसान होने का चांस बना रहता था आग से जलने के। तो आर्थिक संबंध में आप लिख सकते हो कि सोवियत संघ ने, आर्थिक संबंध में आप क्या लिखोगे, सोवियत संघ ने बकारो, ठीक है, क्या बोला मैंने, सोवियत संघ ने बकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों के लिए हैवी इलेक्ट्रिकल मशीनें दी, तथा समय समय पर जब भी भारत को आर्थिक रूप यानी कि पैसे से जुड़ी मदद चाहिए थी, तो हमेशा सोवियत संघ ने भारत को पैसों से जुड़ी मदद भी की थी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, राजनीतिक संबंध जो थे उनके बारे में अब आपको बताता हूं। आप जानते होंगे भारत और पाकिस्तान की कई बार लड़ाई हुई है। इसी तरह की एक लड़ाई हो रही थी 1971 का युद्ध। 1971 के युद्ध में भारत के ऊपर काफी ज्यादा संकट आ गया था एक बार को, तो क्योंकि आपको याद होगा 1960 एक तो भारत का युद्ध हुआ था चीन के साथ 1962 में, फिर 1965 में हुआ था पाकिस्तान के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा कि भारत के अंदर कई सारे उतार चढ़ाव आए थे, फिर 1971 में फिर से पाक के साथ युद्ध हो गया था। याद हो आपको, अगर अच्छे से याद हो तो क्या हुआ था, 1962 में तो चीन के साथ युद्ध हो गया था। फिर 1964 में जो प्रधानमंत्री थे पीएम, उनकी डेथ हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद हमारे पीएम बने थे हमारे, वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने बागडोर संभाली हमारे भारत की 1962 में। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने दोबारा से युद्ध कर दिया था हमारे साथ। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, एक तो आर्थिक समस्या थी हमारे देश में, ठीक है। आर्थिक समस्या होने के साथ साथ हमारे देश में ये भी चुनौती थी कि मानसून जो था वो बिगड़ा हुआ था थोड़ा, यानी खाद्यान्न संकट आया हुआ था भारत के अंदर। खाद्यान्न संकट मतलब खाने पीने की जो चीजें थी, फसल थी, वो कम उग रही थी, तो वो समस्या भी थी। तो पैसे से जुड़ी और खाद्यान्न समस्या दोनों ही थी। उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने इस समस्या का फायदा उठाते हुए हमारे ऊपर हमला कर दिया। उनको लगा हम काफी आसानी से हार जाएंगे, लेकिन हमने उनको ऐसे बोला जैसे कि चल निकल आगे। आप जानते ही हो क्या लगा लेते हो आप सब, तो कमेंट्स में मत लिखना, लेकिन हाँ वही चीज बोलने की कोशिश करी मैंने। 1965 में पाकिस्तान को हमने हरा दिया। जब हरा दिया उसके बाद क्या हुआ था, हमारे पीएम के ऊपर काफी ज्यादा दबाव डाला था अमेरिका ने उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर आपको याद हो, ताशकंद समझौता हुआ था एक, ठीक है, और हमारे जो पीएम थे उनकी डेथ भी 1965 में ही हो गई थी, ठीक है। 1965 में ही हमारे जो दूसरे पीएम थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 1970 और 1971 का टाइम तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा था, याद हो तो अगर आपको। फिर 1971 में पाकिस्तान ने फिर से युद्ध कर दिया था, किसको लेके, बांग्लादेश को लेके। बांग्लादेश को भारत आजाद करवाना चाहता था और वो आजाद नहीं होने देना चाहता था। कौन, पाकिस्तान आजाद नहीं होने देना चाहता था। लेकिन हमने 1971 का युद्ध लड़ा। उस युद्ध के अंदर अगर सोवियत संघ हमारी मदद नहीं करता तो हो सकता है कि हमें कई सारी और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता। तो 1971 के युद्ध में जो सोवियत संघ था उसने हमारी काफी ज्यादा ही बड़ी मदद करी थी युद्ध को जीतने में।
आई होप आप समझे होंगे। कैसे युद्ध में मदद करी थी, अब आप समझना। सैन्य संबंध में समझोगे आप कि कैसे मदद करी थी। सोवियत संघ ने अपने आधुनिक हथियार दे दिए थे। सोवियत संघ ने अपने आधुनिक हथियार दिए थे। किसको दिए थे? भारत को दिए थे, ताकि वो अपना ये युद्ध जीत सके। और इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो, कारगिल युद्ध में भी भारत की उसने काफी ज्यादा मदद करी थी, रूस ने, क्योंकि उस टाइम पे तो सोवियत खत्म हो गया था, रूस बचा था, तो रूस ने करी थी थोड़ी बहुत हमारी मदद। तो सैन्य संबंध में आप बता सकते हो, जो सोवियत संघ है उसने भारतीय सेना की सोवियत हथियार देके मदद करी थी। ठीक है, सोवियत संघ ने कैसे मदद करी थी? हथियार देके, हथियारों से। हथियारों से सोवियत संघ ने कैसे मदद कर रही थी? हमारी हथियारों से करी थी, हथियार देके। ठीक है, उसके बाद आई होप आप सुने होंगे 1971 में उसने एक तो हमें आर्थिक रूप से भी पैसे से मदद करी थी, और दूसरा हथियार देके भी मदद करी थी युद्ध को जीतने के लिए। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक संबंध, तो सोवियत संघ के अंदर भारतीय फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती थी। कौन सी फिल्में? भारतीय मूवी। जो पुराने टाइम के कलाकार थे ना, जैसे कि एक नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, राज कपूर। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी फिल्मों को सोवियत संघ के अंदर काफी ज्यादा पसंद किया जाता था, और इसी के साथ साथ ये वहां के घर घर में बहुत ज्यादा फेमस थे, और राज कपूर को वो अपना रोल मॉडल मानते थे वहां के लोग। तो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि राज कपूर को सोवियत संघ के लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो सांस्कृतिक संबंध में आप बता सकते हो, जो सोवियत संघ था वहां पर भारतीय फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था, और भारतीय रीति रिवाजों को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। आई होप समझे होंगे कि 4 नंबर का ये जो क्वेश्चन होगा, इस तरीके कैसे इसको लिखना होगा, अच्छे से इसको लिखने की कोशिश करना, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या समाजवाद क्या सोवियत संघ जब खत्म हो गया तो क्या समाजवाद भी खत्म हो गया? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि जो सोवियत संघ है वो तो खत्म हो चुका है, और सोवियत संघ में था समाजवाद। क्या समाजवाद खत्म हो चुका है अब? इस चीज के ऊपर हम बताएंगे। तो उसको जानने से पहले आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझ लो। क्या सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है? समाजवाद का अंत नहीं है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए यहां पर, अगर नहीं डाल दिया जाएगा, नहीं डाला जाएगा अगर, तो आप यहां पे लिख देना हाँ। अगर यहां पे नहीं आएगा तो आप यहां पे डालोगे क्या? हाँ। बट अगर आपको यहां पे नहीं दिया गया है, तो आप सिंपली जैसा मैंने दे रखा है सेम टू सेम वैसे ही लिखोगे पूरा पूरा। ठीक है, तो क्या सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। सोवियत संघ का अंत हो गया है मानते हैं, बट समाजवाद का अंत नहीं हुआ। कारण बताता हूं, 2 तरह की विचारधारा थी, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी थी समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी अमेरिका की, और समाजवादी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की। लेकिन जब सोवियत संघ खत्म हो गया, तो उसके बाद भी क्या समाजवाद पूरी तरीके से खत्म हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों? पूरी दुनिया के बिजनेस के पीछे भाग रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप यहाँ पे समझ सकते हो। नहीं, सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। क्यों नहीं है? समाजवाद का विचारधारा का रूप होना। जो समाजवाद है उसका कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, वो किसी की तरह दिखती नहीं है। समाजवाद एक विचारधारा है, एक सोच है। समाजवाद के अंदर लोगों की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा दी जाती है। तो आप खुद भी देखते होंगे कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, चाहे वो पैसे से जुड़ी हुई हो, या खाने से, या कपड़े से, या रहने की जगह के लिए, या फिर बीमारी से लड़ने के लिए। हम क्या करते हैं? डोनेशन देते हैं। जब भी किसी जगह पे आपदा आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पे करते हैं। वो पे करना भी क्या है? समाजवादी तो है, क्योंकि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोक कल्याण का काम कर रहे हैं, इसी वजह से। तो समाजवाद का विचारधारा का रूप होना समाजवाद को बचाने का कार्य करती है, क्योंकि समाजवाद एक विचार है, एक विचारधारा है, एक सोच है,
ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, विभिन्न देशों के द्वारा समाजवाद को अपनाना। जो बहुत सारे देश हैं जिन्होंने समाजवाद को अपनाया, जैसे कि इंडिया हो गया, चीन हो गया, इन दोनों ही देशों में क्या है, समाजवाद है। क्यों है, कैसे है, ध्यान से समझना भाई। सोवियत संघ जब खत्म हो गया था, उसके बाद भी हमने क्या करा, अपने पास सोवियत संघ की जो धरोहर अपने पास रखी, अपने पास इसकी विचारधारा को रखा। चीन में भी इसकी विचारधारा है और भारत में भी। क्यों है, कैसे है, ध्यान से आप समझना। हम क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज लाते हैं लोगों की भलाई के लिए, जैसे 90 दिन का रोजगार हो गया, रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, मनरेगा हो गया, छोटे व्यापार को बढ़ावा देना हो गया, गरीब जनता को रोजगार देना हो गया, इसी के साथ साथ दूसरे लोग कल्याण हो गए, रोजगार हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, जीरो बैलेंस का खाता हो गया। ये सब क्या है, सरकार के द्वारा लोक कल्याण को बढ़ाने का तरीका है। यानी कि विभिन्न देशों ने क्या कर रखा है, समाजवाद को अभी भी अपना के रख रखा है और अपनी जनता की भलाई के लिए काम करते हैं वो लोग, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बोलता है समाज कल्याण का कार्य करना। तो सोवियत संघ जब खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो विचारधारा थी समाजवाद, वो आज भी जीवित है। कैसे, सभी जो समाज है, सभी जो देश हैं, वो एक दूसरे की एक तो मदद भी करते हैं कभी कभार। ऊपर से हमारे भारत देश के अंदर कोई भी आपदा आ जाती है, A to Z कोई सी भी आपदा आ जाती है, तो भारत का हर एक नागरिक जितना भी हो सके उस पे, भले ही 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, जितना भी उससे हो पाता है वो डोनेट करता है। अगर छोटी सी भी आपदा आती है किसी के ऊपर भी, तो हम एज अ फैमिली की तरह रहते हैं, और फैमिली में रहते हुए अगर एक के ऊपर अगर कोई चोट आती है तो सभी लोग उसके मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या है, ऑल आर इंडियंस, हम सब क्या है, इंडियन है। और इंडियंस में ये भावना बहुत ज्यादा होती है कि अगर किसी एक को भी दर्द हो, दुख हो, परेशानी हो, तो सभी लोग उसकी मदद करते हैं। एक भी ये नहीं है कि मुंह दिखाया और भग गया, भले कुछ भी मदद कर पाए, थोड़ा सा भी जरूर करते हैं। जहां तक मैं जितने भी लोगों को जानता हूं सभी तो करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ना करते हो, लेकिन 99.99% लोग मदद करते ही करते हैं एक दूसरे की। कुछ ही लोग होते हैं जो नहीं करते, वो हमारे देश के हैं ही नहीं, वो कहीं और देश के ये उठ के आए होंगे। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, समाज कल्याण का काम करने का कार्य करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे कोई आपदा होगी, एक बच्चे की अभी न्यूज देखी थी कुछ टाइम पहले, तो उसको एक इंजेक्शन लगने वाला था 16-17 करोड़ रुपए का, पता नहीं कौन सी बीमारी थी उसको, उसकी हड्डियों में ये समस्या थी, तो उसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर इकट्ठे कर दिए थे लोगों ने डोनेट करके। तो ये है एकता, एक है बल, ये है इंडियन पावर। आई होप समझ रहे होंगे आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है पॉइंट नंबर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ध्यान से आप समझना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को ही साथ लेकर चलना। जैसे भारत और चीन, इन दोनों ही देशों के अंदर क्या है, पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है। हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, एक देश का दूसरे देश से जब व्यापार होता है, ये क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ पे जगह जगह पे व्यापारी है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनी भी है, और छोटे मोहल्ले के अंदर जो भी बिजनेस होता है वो भी करते हैं। बट समाजवाद भी है, देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। हम एक दूसरे की मदद के लिए भी जाने जाते हैं। तो इसी तरीके से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है, क्योंकि सरकार हमारी जो है लोक कल्याण के लिए पॉलिसीज को भी लाती रहती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। लोक कल्याण का मतलब मनरेगा हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, देखिए सरकार समाज के कल्याण के लिए लेके आती है पॉलिसी, इनको भी हम समाजवाद के अंदर ही गिनते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि आते हैं 6 नंबर के, 4 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सभी बता दिए गए हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, दो ध्रुवीयता का जो अंत हुआ था, यानी कि मैं क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार आपको। द्विध्रुवीयता के अंत अर्थात सोवियत संघ के विघटन, यानी कि अंत, सोवियत संघ का जो अंत हुआ था ना, उसके परिणाम, ठीक है, द्विध्रुवीयता का जो अंत हुआ था,
ठीक है, या फिर सोवियत संघ का विघटन हो गया था, या फिर सोवियत संघ जब टूट गया था, या फिर सोवियत संघ का जब अंत हो गया था, तो उसके परिणाम क्या हुए थे, मतलब ये है क्वेश्चन को आप कई तरह से बोल सकते हो। ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर, ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में आप पॉइंट नंबर 1 को देखना ध्यान से। विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित, विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित। अगर आपको ध्यान हो तो बताया गया था जो शीत युद्ध था वो दो देशों के बीच में चल रहा था, दो महाशक्तियां थी उसमें, एक था अमेरिका, दूसरा तो सोवियत संघ। जब सोवियत संघ खत्म हो गया, जाहिर सी बात है जब सोवियत संघ का अंत हो गया तो विश्व में कौन बचा, अमेरिका बचा। तो अमेरिका ने पूरे विश्व में क्या करा, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और अमेरिका को रोकने वाला उस टाइम पर कोई भी नहीं था। बट अगर हम आज के जमाने की बात करें तो कौन कौन से देश हैं जो भारत को बोल रहा हूं, अमेरिका को रोक सकते हैं, ऐसा कौन कौन से देश हैं? आप उन देशों का नाम जरूर कमेंट्स में बताएं। ठीक है, कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं अब जो अमेरिका को रोकने की ताकत अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, शीत युद्ध की समाप्ति। भाई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हो रहा था शीत युद्ध। जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो सीधी सी बात है कि शीत युद्ध भी खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा शीत युद्ध का। इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है शीत युद्ध की समाप्ति, कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था इसके अंदर जब सोवियत संघ का अंत हो गया, जिसकी वजह से शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं समाजवादी विचारधारा का पतन। समाजवादी विचारधारा का पतन में आप ये बोल सकते हो जो समाजवाद था वो सोवियत संघ से प्रेरित था, यानी कि जो सोवियत संघ था वो क्या करता था, समाजवाद को फैलाने का काम करता था। बट जिस टाइम पे सोवियत संघ का अंत हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ, समाजवाद पूरी दुनिया से थोड़ा बहुत खत्म हो गया था, विचारधारा लगभग इसकी नष्ट होने वाली थी। बट कुछ देशों ने अपने पास अभी भी समाजवाद को संभाल के रखा गया है। ठीक है, समाजवाद एक विचारधारा है जो कि खत्म होना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, समाजवादी विचारधारा का पतन हुआ था, यानी कि समाजवाद को कमजोर मान लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, पूंजीवाद का उदय। जब पूरे दुनिया ने देखा कि शॉक थेरेपी का एक परिणाम हुआ था, शॉक थेरेपी इसके बाद वाला क्वेश्चन है जो मैं समझाने वाला हूं। तो शॉक थेरेपी के अंदर क्या हुआ था, पूंजीवाद को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया था। इसीलिए सोवियत संघ ने भी जब पूंजीवाद को अपनाया तो उस टाइम पे सोवियत संघ के टुकड़े हो गए थे। ठीक है, सोवियत संघ विघटित हो गया था, खत्म हो गया था सोवियत संघ। तो उस टाइम पे लोगों ने, सभी देशों ने समझा कि जो पूंजीवाद है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए ज्यादातर क्या करे, सारे के सारे देश जो थे सब के सब पश्चिम के देशों की तरफ जा रहे थे, सब के सब अमेरिका के पास जा रहे थे। जिससे क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में पूंजीवाद का उदय हो गया, पूंजीवाद बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया अचानक से। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, जो है हथियारों की होड़ की समाप्ति। हथियारों की होड़ की समाप्ति, अगर आपको याद हो अच्छे से, जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, इसमें वो होड़ भी कर रहे थे एक दूसरे की कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार बनाएगा, या फिर कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार तैनात करेगा या बनाकर क्रिएट करेगा, सबसे ज्यादा हथियार किसके पास होंगे। इस चीज के ऊपर भी सोवियत संघ और अमेरिका की जो था बहसबाजी चलती थी, युद्ध चलता था, लेकिन वो लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन वो बातों से लड़ाई करते थे बहुत ज्यादा। तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार बनाते रहते थे उस टाइम पे। लेकिन जिस टाइम पे सोवियत संघ की समाप्ति हुई उस टाइम पे हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई, क्योंकि अमेरिका से टक्कर लेने वाला उस टाइम पर कोई भी नहीं बचा था। पॉइंट नंबर 6 है नए देशों का उदय। नए देशों का उदय। जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो सोवियत संघ के टूटने की वजह से, यानी विघटन होने की वजह से सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया था, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो था वो था रूस, और रूस को ही सोवियत संघ के सभी अधिकार और हथियार दिए गए थे। ठीक है, तो 15 नए देशों का उदय हो गया था सोवियत संघ के विघटन के बाद। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर, विचारधारा की लड़ाई। तो सोवियत संघ
क्या था, पूंजीवाद को अपना रखा था, गलत बोल दिया मैंने। सोवियत संघ जो था वो समाजवाद को अपना के रखा था, और पूंजीवाद था किसके पास, अमेरिका के पास। तो इन दोनों के बीच में क्या था, विचारधारा को लेकर लड़ाई थी कि किसकी विचारधारा ज्यादा अच्छी है। अमेरिका बोलता था कि पूंजीवाद ही सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें बिजनेस के द्वारा, व्यापार के द्वारा अपने आप को और अपने नागरिकों को सक्षम किया जा सकता है। बट सोवियत संघ बोलता था कि समाजवाद ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें समाज के कल्याण के लिए कार्य भी करते हैं। और पूंजीवाद में क्या होता था कि जो गरीब है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अमीर के ऊपर ध्यान दिया जाता था। लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं है, उनके लिए गरीब और अमीर एक जैसे ही हैं सब लोग। इसीलिए सोवियत संघ समाजवाद को अपना के रखा था, और पूंजीवाद से वो नफरत करता था, विरोध करता था। तो लेकिन क्या हुआ था, जैसे ही सोवियत संघ खत्म हुआ, सोवियत संघ टूटा, जैसे ही उस टाइम पर क्या हुआ, जो समाजवाद की विचारधारा थी, क्या समाजवाद की जो विचारधारा थी वो खत्म होने लगी थी, जिसकी वजह से विचारधारा की लड़ाई भी समाप्त हो गई थी। क्योंकि अमेरिका की ही जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवाद ही आगे बढ़ा और समाजवाद पीछे गिर गया। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर दो जने रेस कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, दोनों नहीं जीत सकते कभी भी। तो इस वाली लड़ाई में, इस वाली रेस में अमेरिका सोवियत संघ को हरा के आगे निकल गया था। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें से आपको कोई से भी 6 पॉइंट लिखने हैं, इसमें से आप कोई भी 6 पॉइंट ले सकते हो अपने क्वेश्चन के लिए। अगर आप मेरे से पूछते हो तो मेरे हिसाब से कौन से पॉइंट ज्यादा बेहतर है वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, आप नंबर 6 में इसको अगर ज्यादा रखते हो तो ज्यादा बेटर है, और इसको नंबर 7 में रख लो तो भी ठीक है। वरना आप सीरियल वाइज करते हो तो भी अच्छा है, कैसे भी आप कर सकते हो। जो भी आपको पॉइंट अच्छे लगे, याद करने में आसान लगे, आप कर सकते हो। सारे इसमें पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप आराम से कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको थोड़ा रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर ये वाला क्वेश्चन भी 6 नंबर का, ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हो, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, यानी आप शॉक थेरेपी से क्या समझते हो और शॉक थेरेपी के जो परिणाम हुए वो बताने हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा है शॉक थेरेपी, उसके बाद जो मैंने शॉर्ट कीज लिख रखी हैं, यानी कि आपको भी याद रहे कैसे लिखना है, क्या लिखना है इसके अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से आपको क्या दे दी, शॉर्ट कीज दे दी। तो ध्यान से समझना कैसे यूज करनी है। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी को WB यानी विश्व बैंक के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर एक मॉडल तैयार करा गया, यानी विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक मॉडल तैयार करने को कहा, जिसके द्वारा सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदला जा सके। ठीक है, इसी को शॉक थेरेपी भी कहा गया। दोबारा समझना, आप फिर से बोल रहा हूं मैं, विश्व बैंक के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा गया कि सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदलने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाए। इसी मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। ठीक है, विश्व बैंक की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है WB, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है IMF, जो कि एक नंबर में पूछ ली जाती है। टिक मार वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछी जाती है। ठीक है, अब इसके जो परिणाम हुए उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक मॉडल तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदला जा सके। इसी मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या परिणाम हुए थे शॉक थेरेपी के। सबसे पहला देख सकते हैं आप, इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल
ग्रास सेल का मतलब क्या होता है, यानी कूड़े का व्यापार। ग्रास का मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा बेकार, ठीक है, और सेल मतलब बेचना। तो इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल हुई थी सोवियत संघ के अंदर। बहुत बड़ी कंपनियां जो थी, बहुत महंगी महंगी कंपनियां, इनको बहुत ही कम दामों पे खरीद लिया गया था। इसी वजह से इसको इतिहास के सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा गया है, इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल क्या है। सोवियत संघ के जो बहुत ही बड़े जो उद्योग थे उनको कम दामों पे खरीदा गया, इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, अमीर और गरीब के बीच असमानता अधिक हुई। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हो अमीर और गरीब के बीच की खाई को बड़ा कर दिया था इसने। ठीक है, कैसे? अमीर ने क्या करा, जो कंपनियां थी अच्छी कंपनियां, उनको कम दामों पे खरीद के आगे और व्यापार करके अमीर हो गया, बट जो गरीब लोग थे वो गरीब ही रह गए। इसकी वजह से क्या हुआ, अमीर तो आगे बढ़ते चले गए जिनके पास पैसा था, लेकिन जो गरीब लोग थे वो वहीं के वहीं रह गए और वो वहीं पे सिमट गए। ठीक है, उसके बाद 90% के उद्योग, 90% से अधिक जो उद्योग थे उनको कम दामों पे बेचा गया। ठीक है, यानी कि जो महंगे महंगे उद्योग थे ना, उनको कम दामों पे खरीद लिया था लोगों ने। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा नुकसान रहा था सोवियत संघ के लिए उस टाइम पर। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मुद्रास्फीति का बढ़ना। मुद्रास्फीति क्या हुई थी, बढ़ गई थी वहां पर। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, वहां पे पहली बात तो जो रूबल थी उसका जो मूल्य था वो गिर गया। रूबल का मतलब क्या होता है, सोवियत संघ यानी कि रूस की जो मुद्रा है, रूस की जो मुद्रा है उसको रूबल कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा मतलब जैसे हमारे इंडिया में पैसे चलते हैं वैसे ही रूस में रूबल चलते हैं, और रूबल का क्या हुआ, गिरावट आ गया था, कमी हो गई थी। ठीक है, कमजोर पड़ गया था वहां का मनी, तो मुद्रास्फीति वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, यानी कि महंगाई बढ़ रही थी वहां पर। क्या हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। जीडीपी का गिरना, भाई सोवियत संघ के विघटन होने से पहले, टूटने से पहले, यानी 1989 में जीडीपी अच्छी खासी थी, ठीक ठाक थी। बट अगर हम बात करें 1999 की, वहां तक यानी कि 1991 से 1999 तक की जो जीडीपी थी सोवियत संघ से टूटे हुए देशों की, उनकी जीडीपी बहुत ही बेकार हो गई थी, कमजोर पड़ गई थी, बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए थे उस जगह पे लोग, क्योंकि वहां पे जो 90% से ज्यादा उद्योग थे उनको किन्हीं और दूसरे लोगों ने खरीद लिया था, जिसकी वजह से वहां पे सत्ता शासन चलने लगा था। राष्ट्रपति, छठा पॉइंट है राष्ट्रपति को अधिक शक्ति प्राप्त होना। भाई वहां पे क्या हुआ था, राष्ट्रपति को ही सारी शक्तियां पकड़ा दी। ऐसा संविधान बनाया कि राष्ट्रपति को राजा और बाकी सभी को रंक बनाया। तो सोवियत संघ तो चला गया, लेकिन जो सोवियत संघ से अलग हुए 15 देश थे उन्होंने क्या कहा था, राष्ट्रपति को ही सारी शक्तियां दे दी और बोला तुम ही शासन करो। तो कुछ राष्ट्रपति ऐसे निकले जिन्होंने क्या करा, पहले अपने आप को 10 साल के लिए राष्ट्रपति बनाया, फिर अगले 10 साल और बना लिया, फिर उसके बाद एक और बार अपने आप को ही राष्ट्रपति बना लिया। तो इन्होंने राष्ट्रपति की गद्दी को अपने परदादा, दादा दादा, नाना नाना, जो भी इनके रिश्तेदार है उन सबकी संपत्ति समझ के अपने पास ही रख लिया और अपने आप को फुल टू प्रोफेशनल तरीके से राजा घोषित कर दिया था। 10 साल बार बार बढ़ाए जा रहे थे क्योंकि ये लोग। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, वो क्या है, काला बाजारी बढ़ गए थे, काला बाजारियों का बढ़ना, काला बाजारियों भाई जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, शॉक थेरेपी के बाद क्या हुआ था, वहां पे काला बाजारी भी आ गए थे, जो कि गरीब जनता से बहुत ही सस्ते दामों पे उनका जो विजिटिंग कार्ड था जिसके द्वारा वो सेल में जा सकते थे, उनको ले लेते थे बहुत ही सस्ते दामों पे। हो सकता है वो डरा धमका के ले रहे हो, मार पीट के ले रहे हो, या फिर पैसे दे के ले रहे हो, अब वो ही जाने।
तो कालाबाजारियों भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कालाबाजारी जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यानी कि जो बुरे काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी उस टाइम पर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप मेरे को टैग कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी से। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। आप वहां पे जाके भी मुझे टैग करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप चाहो तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। आपके लिए स्पेशल एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दी जाएगी जिससे आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। अभी के टाइम पे ऑनलाइन क्लास के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मेरा नंबर दिया गया है, उस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर अब 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सोवियत संघ की विशेषताएं। सोवियत संघ की विशेषताएं बतानी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 6 नंबर का ये क्वेश्चन है ये भी। तो पहली जो विशेषता है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध। जो सोवियत संघ है वो क्या करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे कि जो सोवियत संघ है वो समाजवाद अर्थव्यवस्था को अपनाता है, और जो पूंजीवाद है वो अपनाता है अमेरिका। तो अमेरिका और सोवियत संघ की क्या चल रही थी, टकराव चल रही थी, जिसके कारण हमेशा जो सोवियत संघ है वो पूंजीवाद का विरोध करता रहा है। ऊपर से जो समाजवाद है वो लोगों की भलाई के लिए काम करना पसंद करता है, लेकिन जो पूंजीवाद है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए ही काम करना पसंद करता है। इसी वजह से जो सोवियत संघ है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करता है। उसके बाद उन्नत संचार प्रणाली। सोवियत संघ के अंदर उन्नत संचार प्रणाली थी, मतलब वहां पे रेडियो की सुविधा बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। दुनिया में जो वहां पे भी रेडियो चलते थे, यानी कि किसी भी कंट्री में अगर रेडियो यूज करे जाते थे, तो सोवियत संघ की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी रेडियो के अंदर कि वो किसी भी देश की बातें सुन सकता था। चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई सा भी देश हो, A to Z हर एक देश की बातें कौन सुन लेता था, सोवियत संघ। क्योंकि सोवियत संघ के पास उन्नत संचार प्रणाली थी उस टाइम पे, यानी बहुत ही अच्छी किस्म के रेडियो वो बनाता था। उसके बाद विशाल ऊर्जा संसाधन। भाई सोवियत संघ के अंदर ना विशाल ऊर्जा संसाधन भी थे, मतलब वहां पे पेट्रोल भी था, खनिज भी थे, और तांबा भी था, जो भी था, निकल था, लोहा था, इस्पात था, बहुत सारी चीजें थी। तो अभी के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, तेल का यूज करते हैं। ये तेल भी कहां से आता है, सोवियत संघ यानी कि रूस से आता है। पहले सोवियत संघ के अंदर क्या था, रूस था। ठीक है, विशाल ऊर्जा संसाधन है उसके पास। क्या है, विशाल ऊर्जा संसाधन, तेल, खनिज, पेट्रोलियम, ये सब चीजें। अच्छी परिवहन प्रणाली। पॉइंट नंबर 4, अच्छी परिवहन प्रणाली। सोवियत संघ के अंदर क्या था कि बहुत ही बड़ी और चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, बहुत बड़ी और चौड़ी सड़कें, और साथ ही साथ गलियां भी बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी होती थी, जिसके कारण क्या था, वहां का परिवहन संचार प्रणाली जो थी बहुत ही बढ़िया किस्म की थी। इसीलिए सोवियत संघ के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना, आना जाना करना, ट्रैवल करना बहुत ज्यादा आसान था, क्योंकि वहां पे जाम की सुविधा हटा रखी थी, मतलब जाम लगता ही नहीं था वहां पे, इतनी अच्छी वहां पे व्यवस्था की गई थी। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे चारों पॉइंट। उसके बाद लास्ट बोला हूं, 5th नंबर का पॉइंट है उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग। सोवियत संघ के अंदर पिन से लेकर कार तक हर एक तरह की चीजें बनाई जाती थी, यानी कि सुई की पिन हो या सेफ्टी पिन हो या फिर बड़ी बड़ी कार हो, हर एक तरह की चीजें बनाई जाती थी। आपके दिमाग में जो भी नाम आ रहा है इस टाइम पे, सोवियत संघ उन सभी चीजों को बनाता था। ठीक है, इसीलिए मैं एक डायलॉग बहुत ज्यादा मारता हूं अपने स्टूडेंट्स के सामने। वो क्या है, सोवियत संघ तिल से लेके ताड़ तक, राय से लेके पहाड़ तक, चंडीपाठ से लेके जूता सिलाई तक का हर एक तरह का जो काम था वो करता था। यानी चाहे बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा काम हो, हर एक तरह का काम सोवियत संघ के यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, अब सोवियत संघ की जो छठी विशेषता है वो है न्यूनतम जीवन स्तर। वो क्या करता था, अपने नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर दिया करता था। मान लो वहां का कोई भी ऐसा नागरिक है जो काम नहीं कर सकता, पहली बात अगर काम नहीं कर सकता तो उसको वो खुद रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों ही चीज देता था, साथ में दवाइयां भी देता था बुढ़ापे के लिए। ठीक है, बट अगर वो काम करने लायक है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो उनको काम दिया जाता था। मतलब घर में से उठा के लेके जाते थे काम करने के लिए। सोचो यार कितना बढ़िया नजारा था,
कोई भी व्यक्ति ऐसा था ही नहीं वहां पे जिसके पास रोजगार ना हो। रोजगार होता था, भले छोटा सा हो कोई काम, कोई भी छोटा सा काम हो वो जरूर दे देते थे, लेकिन किसी को भी ऐसे नहीं रहने दिया जाता था कि जो काम ना करता हो। हर एक को खाने पीने उठने बैठने इन सभी के लिए पैसा चाहिए होता था, जिसके लिए सोवियत संघ क्या करवाता था, उनसे काम करवाता था। ठीक है, रोजगार देता था हर एक को। आज के टाइम जैसे सरकारें नहीं कि भाई रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार ना हो तब भी रोजगार देता था सोवियत संघ। इसीलिए न्यूनतम जीवन स्तर को नहीं स्थापित करता था सोवियत संघ, बढ़िया करता था। उसके बाद लोक कल्याण, सोवियत संघ से बेहतर लोक कल्याण किसी की बस की नहीं है करना, इस चीज की गारंटी है, पूरी गारंटी। आपको पता होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, जो सोवियत संघ है वहां पे समाज के भले के लिए बहुत ज्यादा काम किया जाता था। कोई भी ऐसा देश बता दो कि जहां पे भाई घर से उठा के लेके जाते हैं रोजगार देने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा देश बता दो आज के टाइम पे जहां पर लोक कल्याण का काम सबसे ज्यादा अधिक हो। मतलब कि भाई देखा, लोगों के पास रोजगार की सुविधा नहीं है, खाने पीने की सुविधा नहीं है, इन चीजों को डोनेट करते थे। तो आजकल के टाइम पे तो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन पहले नहीं करते थे इतना। आजकल इतना नहीं तो करते हैं, थोड़ा बहुत तो करते हैं कि फिर कोई नई वो लेके आ जाओ स्कीम। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या होता है, भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। लेकिन पुराने टाइम पे क्या था, भ्रष्टाचार नहीं था सोवियत संघ के टाइम पे। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया था। क्योंकि सीधी सी बात है, एक ही पोस्ट पे अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक काम करे तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो लोक कल्याण का काम कौन करता था, सोवियत संघ करता था। लोक कल्याण का मतलब है जनता की भलाई के लिए, जनता की सुविधा के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसीज यानी कि नियम को बनाना लोक कल्याण कहलाता है। यानी समाज के भले के लिए काम करना ही लोक कल्याण है। यानी समाज के लिए जो भी जरूरी चीज है उन सभी को करना लोक कल्याण कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कौन से 6 पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेंगे लिखने के लिए। तो इसको तो 1 नंबर ही ठीक है, ये 2 नंबर पे ठीक है, 3 पे जे, 4 पे जे, 5 पे तो जे, 6 नंबर पे वैसे जो लाइन से ही सारे ठीक है। मैंने इस बार सही लाइन से ही लिखे हैं, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सबसे कम। ये लास्ट वाला पॉइंट जो है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर हाँ आप इनमें से कोई ऊपर वाला भूल जाते हो तो लोक कल्याण वाला भी पॉइंट आप लिख सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। वीडियो किसी ऐसे स्टूडेंट के पास शेयर करें जो कि 12th क्लास में हो और उसके भी एग्जाम चल रहे हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट्स में आप बता सकते हो आपको इस चैप्टर से जुड़ी क्या क्या समस्या है, आपकी उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है जो कि है शॉक थेरेपी बोल रहा हूँ, सोवियत संघ के खत्म यानी टूटने के कारण, सोवियत संघ के खत्म होने के कारण या सोवियत संघ के विघटन होने के कारण, इस नाम से भी एक क्वेश्चन आता है जिसका जिक्र यानी जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये वाली वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना जिस भी व्यक्ति के अभी 12th क्लास में एग्जाम चल रहे हो। और आप चाहो तो आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने बंधुओं, जिनके पास भी आप सेंड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन याद से जरूर सेंड कर देना किसी के अच्छे इंसान के पास। ठीक है, अब बात करते हैं आपके जो मैप वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर। तो मैप वाले क्वेश्चनों की एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको हर एक तरह के मैप समझा दिए जाएंगे। पैराग्राफ नहीं बता सकते क्योंकि पैराग्राफ बहुत सारे हो जाएंगे, बस आपको मैप और कार्टून्स बता दिए जाएंगे कि कौन से कार्टून का क्या मतलब है और आंसर क्या है उनके, और मैप्स आपको करवा दिए जाएंगे। बाकी अलग जो हो सकता है ट्राई मारेंगे, लेकिन नहीं हो पाया तो कोई गारंटी नहीं देंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन बिना स्किप करे अगर आपने देखी है तो आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी और आपका एग्जाम भी अच्छा जाए, इसी चीज की हम शुभकामना करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। अभी रात के लगभग कितने बज रहे हैं, 3:30। मैंने ये वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी 11:40 पे स्टार्ट करी थी, अब 3:30 बज रहे हैं। ये वीडियो एडिट होने के बाद मैं इसको कल ही डाल दूंगा, यानी कि 7-8 बजे तक डाल दूंगा मैं इसको।
और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, यानी कि कल मिलेगी। ठीक है, आज 24 है ना, 1 तारीख है, आपको 2 तारीख को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा चैप्टर लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, उसके लिए माफी चाहेंगे। बट अगर आपको इसमें से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन है, या फिर अभी तक जो भी क्वेश्चन बताया गया उसमें कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। या अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, लेकिन उसमें वही बात है, समझने में दिक्कत पड़ेगी, पीडीएफ के रूप में भी चाहिए, तो उसके लिए आपका थोड़ा चार्ज जाएगा, आप उस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और हाँ, गुड नाइट।